हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। हम यूएस हेजेमनी का डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका क्वेश्चन आपसे आ सकता है कुछ इनडायरेक्ट वे में कि यूएस क्या लगता है कि क्या डाउन हो फॉल स्टार्ट हो गया यूएस का, क्या उसकी हेजेमनी कम हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके आंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे। हाउ कैन हेजेमनी बी ओवरकम। तो यूएस की जो दादागिरी काइंड ऑफ हमने जो देखी, क्या वो ओवरकम कैसे हो सकती है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। शुरुआत क्वेश्चन से। एसेज में भी आप अपने आंसर्स क्वेश्चंस के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन जब आंसर पूछा जाए 200 वर्ड्स 150 वर्ड्स का, तो वहां पे ऐसे आंसर मत लिखना। स्टार्ट करते हैं। हाउ लॉन्ग विल हेजेमनी लास्ट। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू 1945 में जब से खत्म हुई है, यूएस की हेजेमनी चल रही है। 1991 के बाद तो सर्टेनली चली रही है। हाउ डू वी गेट बियॉन्ड हेजेमनी। हम इससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। These become for obvious reasons some of the burning questions of our time। आप भी सोचोगे यूएस कब तक आगे रहेगा, क्या हमेशा रहेगा, राइट। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद सम फैसिनेटिंग क्लूज टू आंसर दीज क्वेश्चंस। हिस्ट्री में काफी आंसर्स मिलते हैं दोस्तों। एथेंस के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, आपको मुगल के बारे में मिलता है, आपको सल्तनत के बारे में मिलता है, आपको अलेक्जेंडर के बारे में मिलता है, आपको रोम एम्पायर के बारे में मिलता है। सबके एग्जांपल्स मिलते हैं। तो हमने ये भी देखा है कि एम्पायर कुछ लिमिटेड टाइम ही चलते हैं, परमानेंट तो चल नहीं सकते, डाउनफॉल आता ही है। क्या यूएस का भी ऐसा डाउनफॉल आएगा? बट व्हाट अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हाँ, हिस्ट्री से आप देख के कह सकते हो कि हाँ, यूएस का कभी ना कभी तो आएगा। कैसे आएगा ये बताना मुश्किल है, बट आएगा सर्टेन। लेकिन प्रेजेंट और नियर फ्यूचर में क्या होगा, ये हमें थोड़ा सा देखना होगा। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वेरी फ्यू फैक्टर्स फॉर्मली curtail द एक्सरसाइज ऑफ मिलिट्री पावर बाय एनी कंट्री। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्तों कुछ ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी कंट्री की मिलिट्री एक्सरसाइज को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि यूएस की मिलिट्री को कंट्रोल करना, चेक्स एंड बैलेंसेस रखना, ना तो किसी कंट्री के हाथ में, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे हाथ में। देर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट लाइक द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। तो हर कंट्री की गवर्नमेंट होती है। हाँ, मे बी वो इलेक्टेड हो सकती है, या जैसे इंडिया में, या वो अथॉरिटेरियन हो, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं गल्फ कंट्रीज का। बट होती है हर जगह गवर्नमेंट। पर वर्ल्ड गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। यूनाइटेड नेशंस हाँ एक बॉडी है, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, उसमें कोई इलेक्ट नहीं हो रहा। और उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता। नहीं सुन रहे तब भी क्या हो जाएगा, कन्वेंशंस बने हुए हैं, कन्वेंशंस अगेन कोई फॉलो नहीं कर रहा तो कुछ नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो होती नहीं है। एज वी शैल सी इन चैप्टर नंबर 6, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस इज नॉट वर्ल्ड गवर्नमेंट। यूनाइटेड नेशंस की बात हाँ सुनेगा यूएस, ज्यादातर सुनेगा, प्रेशर रहेगा, बट नहीं सुनेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने देखा है इराक के इन्वेजन के टाइम यूएन ने मना करा था। दस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट। ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूएस को कंट्रोल करने के लिए कोई है ही नहीं। देयर आर सम रूल्स एंड नॉर्म्स कॉल्ड द लॉज ऑफ वॉर दैट रिस्ट्रिक्ट बट डू नॉट प्रोहिबिट वॉर। तो रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। काफी सारे वियना कन्वेंशन है, आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते होगे, आगे जाके भी पढ़ोगे। अपने बैचलर्स अगर करोगे, मास्टर्स करोगे, या यूपीएससी के लिए स्टडी करोगे, बट वो फॉलो होते हैं नहीं होते, लेकिन वो वॉर भी स्टॉप कर नहीं पाते। बट फ्यू स्टेट्स विल एंट्रस्ट देयर सिक्योरिटी टू इंटरनेशनल लॉ अलोन। यूक्रेन का हमने एग्जांपल बेस्ट देखा हुआ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी या किसी की बातों पे हम आके कुछ नहीं कर सकते। ऐसे इराक का हमने एग्जांपल देखा है, लिबिया का। यूनाइटेड नेशंस मना कर रहा है, पूरी दुनिया मना कर रही है, तब भी अटैक हो रहा है। फलस्तीन का एग्जांपल देख रखा है। तो कोई कंट्री अपनी सिक्योरिटी इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से नहीं देख सकता। यूक्रेन तो आपको अभी का भी एग्जांपल दिख ही रहा है। डज दिस मीन दैट देर इज नो एस्केप फ्रॉम द वॉर एंड हेजेमनी। ये कोई ओपन क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर नहीं है ना। सर्टेन यस और नो तो आंसर है नहीं है कि हम क्या कोई एस्केप भी है वॉर या हेजेमनी से। इन द शॉर्ट टर्म वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट नो सिंगल पावर इज एनीवेयर नियर बैलेंसिंग द यूएस मिलिट्री। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों आपको। हम चैप्टर देखते हुए ही आए हैं, नहीं देखा तो आप फिर से देख लो कि यूएस मिलिट्री को चैलेंज करना किसी के बस की बात नहीं है अभी। हम ठीक है, कोई डाउट ही नहीं। उसका इतना मिलिट्री बजट है जितना नेक्स्ट 12 कंट्रीज का है मिलाकर। A military coalition against the US is even less likely given the differences that exist among big countries like China, India, Russia that have the potential to challenge US hegemony। मान लिया यूएस, रशिया या चाइना जैसे एक दो कंट्री और जुड़ के
बोले कि भैया हम चेक बैलेंस रखेंगे यूएस पे, पहले तो इन कंट्रीज का साथ आना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इनमें खूब डिफरेंसेस भरे पड़े हैं। ब्रिक्स, हाँ कहने को ब्रिक्स है, बट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल साथ नहीं आएगा। इंडिया चाइना तो अपने बॉर्डर के मैटर ही सुलझा झाले, वही बहुत बड़ी बात है, साथ आने की बात तो बहुत है दूर की है। तो साथ आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो मिलिट्री कोलिशन अगेंस्ट नाटो हो नहीं सकता, और अगर सच बताऊं तो कोलिशन हो भी गया तो यूएस इन तीनों कंट्रीज को लपेट देगा, सिंपल सी बात है। ऐसा हल करेगा तीनों कंट्रीज का कि वो अपना भूल जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है। तो ये भी इन कंट्रीज को पता है, अगर मिल भी जाए तब भी कुछ नहीं होना। ये तो इतने बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। छोटे कंट्रीज तो मतलब सर उठा के नहीं देख सकते यूएस की तरफ, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और चलो मान भी लिया कुछ चैलेंज कर देगा, एक दो कुछ कर लेगा छोटा मोटा, तो कोलिशन होना ही ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सम पीपल आर्ग्यू दैट इट इज स्ट्रेटेजिकली मोर प्रूडेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट हेजेमनी क्रिएट्स। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इस पर्सपेक्टिव से आप मत सोचो कि हमें यूएस के अगेंस्ट रह जाना है, हेजेमनी को कोई आगे है तो उसे आगे और आगे नहीं बढ़ने देना, ये जेलसी वाला पर्सपेक्टिव मत रखो, बल्कि उसकी हेजेमनी का फायदा उठाओ, उससे अपना बेनिफिट लो। जैसे यूएस मार्केट जब बढ़ता है तो इंडिया मार्केट भी बड़ी तेजी से बढ़ता है, राइट। फॉर इंस्टेंस, रेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स रिक्वायर इंक्रीज ट्रेड, technology transfer, investment, which are best acquired by working with rather than against the hegemon। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी किसके पास? यूएस के पास। बेस्ट इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग किसके पास? यूएस के पास। बेस्ट यूनिवर्सिटीज किसके पास? यूएस के पास, है ना। तो उसका फायदा उठाओ, उनसे अच्छे रिलेशंस रखो, है ना, जिससे इंडिया के स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जा सके, इंडिया के एम्प्लॉयज वहां पढ़ने जा सके, इससे हमारी सॉफ्ट पावर और स्ट्रांग होगी, हमारा इंडिया यूएस डायस्पोरा और स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इस तरफ फोकस रखो, टेक्नोलॉजी लो उनसे, जिससे आप तो भी टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग बनो, सोलर एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी में, और कितनी सारी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो, उन सब चीजों में यूएस का साथ लो और आगे बढ़ो। Thus, it is suggested that instead of engaging in activities opposed to the hegemonic power, it may be advisable to extract benefits by operating within this हेजेमनिक सिस्टम, तो उसके साथ काम करो। इसलिए इंडिया ने काफी सारे एग्रीमेंट्स भी साइन करे हैं रिसेंटली, आप इसके बाद सब बारे में पढ़ सकते हो। इंडिया बिल्कुल यही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, और इस स्ट्रेटजी को पॉलिटिकल साइंस में बैंड वैगन स्ट्रेटजी कहते हैं। नोट्स में लिख लेना, बैंड वैगन, कि जो यूएस के साथ चलो, उससे बेनिफिट्स उठाओ, है ना। हम वो बेनिफिट्स उठा भी रहे हैं, काफी हमें काफी हमें स्ट्रॉन्ग वो भी मिला है। जैसे यूएस जो है सजेस्ट करता रहता है, हमें बताता रहता है कि चाइना किस किस जगह आगे बढ़ रहा है, अपनी सैटेलाइट्स, अपने नासा को यूज करके, ठीक है। सेकंड स्ट्रेटेजी जो होती है पॉलिटिकल साइंस में, उसको बोलते हैं हाइड। अनदर स्ट्रेटेजी ओपन टू स्टेट्स इज टू हाइड। हाइड का मतलब है छुप जाना, सिंपल। दिस इंप्लाइज स्टेइंग एज फार रिमूव्ड फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल। तो छुपे रहो, अपना छुप छुप के आइसोलेशन में अच्छा काम करते रहो। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस बिहेवियर, इसके काफी सारे एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल देखते हैं। चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, all of them in different ways are seeking to stay below the radar as it were, and not overly and unduly एंटेगनाइज द यूएस। तो चुप चुप के अपने आप को स्ट्रांग बनाते रहो, और यूएस ऐसा कुछ भी काम मत करो जिससे यूएस नाराज रहे। ये तीनों ने फॉलो करा है, चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन ने, और चुपके चुपके आगे बढ़ गए हैं। पर इसमें एक नेगेटिव है इस हाइड स्ट्रेटेजी में। However, this would not seem to be viable for the big second rank powers for the very long। तो दोस्तों यूएस की स्ट्रेटेजी क्लियर है, अगर उसको दिखता है कि कोई पावर उसके सामने आ रही है तो उस पर वो कड़ी नजर रखता है। इसलिए यूएस अपने स्पाइस भेजता है चाइना में, रशिया में, यूरोपियन यूनियन में। भाई वो कर क्या रहे हैं? ऐसे छुप के हाइट स्ट्रेटेजी चलती नहीं है यूएस जैसे स्टेट के सामने, जो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके हाथ में इंटरनेट का भी कंट्रोल है। While it may be an attractive, viable policy for small states, it is hard to imagine mega states like China, India, Russia, or huge agglomerations such as US being able to hide for any substantial length of time। हाँ, चुपके चुपके आप कुछ कर सकते हो, जैसे चुपके चुपके इंडिया ने अपना ये न्यूक्लियर पावर टेस्ट कर लिया, यूएस को पता ही ना चला, है ना। लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते, यूएस के पास सारी इंफॉर्मेशन है इंडिया क्या कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन है चाइना क्या कर रहा है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज दे रखी है कि सुपर पावर वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे यूएस मस्ती कर रहा है, डांस कर रहा है, पीछे से दोस्तों डंडे आ रहे हैं, कोई चाह रहा है उसको रिप्लेस करें। और देखो यहाँ चाइना जस्ट खड़ा हुआ है, ये आपको काफी कुछ बताता है। आप अगर मेरे से पूछो या किसी और से भी पूछोगे, वो कहेगा सेकंड नंबर पे चाइना आता है, ठीक है। काफी लोग बोलेंगे रशिया भी आता है मिलिट्री वाइज, लेकिन सेकंड नंबर पे चाइना आता है, अगर हम स्पेशली उसकी इकोनॉमिक माइट देख लें तो।
हाउ लॉन्ग डू यू थिंक, बट सेकंड वो बहुत सेकंड है, बहुत पीछे है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द यूएस विल स्टे ऑन द सुपर पावर स्टेज? तो सुपर पावर स्टेज पे कब तक रहेगा यूएस? आप कमेंट सेक्शन में लिखो, 10 साल, 20 साल, किस सन तक? इफ यू वर टू ड्रॉ दिस, हु वुड यू शो एज वेटिंग इन द विंग्स? और दोस्तों मुझे ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से यूएस को रिप्लेस कौन कर सकता है, कौन सा कंट्री, वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में। और रीजन भी लिखना। सम पीपल बिलीव दैट रेजिस्टेंस टू अमेरिकन हेजेमनी मे नॉट कम फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो ये भी एक थ्योरी देते हैं कि जरूरी नहीं है कि यूएस की हेजेमनी को चैलेंज किसी और स्टेट से मिले, नॉन स्टेट एक्टर से भी मिल सकता है, which as we have seen are powerless to confront the US today but rather from non state actors। तो नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे एनजीओ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, इन सब से चैलेंज काफी ज्यादा मिल सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, रेदर देन चाइना, इंडिया, रशिया या बाकी कंट्रीज जो जिनके बस की नहीं है यूएस को मिलिट्री चैलेंज करना। नॉन स्टेट एक्टर्स को थोड़ा सा ज्यादा देखते हैं। दीज चैलेंजेस टू अमेरिकन हेजेमनी मी विल इमर्ज इन द इकोनॉमिक एंड कल्चरल realms एंड विल कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मूवमेंट्स एंड पब्लिक ओपिनियन। तो दोस्तों एक पब्लिक ओपिनियन भी है यूएस के खिलाफ की देखो अटैक करता रहता है ये वो, इससे यूएस प्रेशर में आता है उसकी, और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज करती रहती है। फिर हमने देखा था दोस्तों अलकायदा ने अटैक कर दिया, 9/11 हमने देखा हुआ था, राइट? कोई स्टेट ने अटैक नहीं करा था, ना अफगानिस्तान ने, ना इराक ने, ना पाकिस्तान ने, ना किसी और कंट्री ने, तो अलकायदा ने अटैक कर दिया, है ना। तो नॉन स्टेट एक्टर्स चैलेंज दे रहे हैं खूब ज्यादा, तो पब्लिक ओपिनियन यूएस के अगेंस्ट हो रहा है इतना ज्यादा ना। और देखो यूएस को, आपको याद होना चाहिए कि कुछ टाइम पहले जब डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे डब्ल्यूएचओ से का बहुत बुराई करी थी, यूनेस्को से तो बाहर चला गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? तो ये सब थोड़े से देखिए प्रेशर है यूनाइटेड स्टेट्स की हेजेमनी पे। इट मे अराइज फ्रॉम सेक्शंस ऑफ द मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट एंड राइटर। तो ये भी दे सकते हैं, आपने काफी सारे स्पाई की भी सुने होंगे जो न्यूज देते रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उनकी वीकनेस बताते रहते हैं। आपने जूलियन एसैगनी के बारे में पढ़ा होगा, राइट? उन्होंने भी काफी कुछ एक्सपोज करा है यूएस की पॉलिसीज को, जिससे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ है यूएस। ये इनका नाम है जूलियन एसैग, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है, विकीलिक्स, है ना। दीज वेरियस एक्टर्स may well form links across national boundaries and including with Americans to criticize and resist US policies। तो ऐसे ये जो नेशनल्स है ना दोस्तों, जरूरी नहीं है कि किसी और कंट्री के हो, ये यूएस के भी हो सकते हैं, और यूएस को ही चैलेंज कर दें कि आपकी पॉलिसी सही नहीं है, आपकी हेजिमनी कम करो, अपने आप पे ध्यान दो, है ना, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनो, गरीबी दूर करो, राइट? इतने सारे लोग मर रहे हैं आपकी वजह से मैक्सिको बॉर्डर पे, उसको कंट्रोल करो। यू माइट हैव हर्ड द सेइंग दैट वी नाउ लिव इन ए ग्लोबल विलेज। तो दोस्तों हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, राइट? कैसे रहते हैं इसका आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर करना, काफी बार क्वेश्चन आ सकता है। ग्लोबल विलेज है, ठीक है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, और इस ग्लोबल विलेज का हेडमैन कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन दिस ग्लोबल विलेज वी ऑल आर नेबर्स ऑफ द विलेज हेडमैन। तो दोस्तों हम सब नेबर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। हमारे घर छोटे बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो घर है वो विलेज हेडमैन का है, बहुत ही बड़ा है वो, और हम उन सबके नेबर्स हैं, है ना। If the behavior of the headman becomes intolerable, we will not have the option of leaving the global village। तो हम ग्लोबल विलेज दोस्तों छोड़ नहीं सकते अगर हेडमैन का बिहेवियर इंटॉलरेबल हो जाता है, जैसे उसने अफगानिस्तान पे हमला करा, लिबिया पे हमला करा, यूनेस्को छोड़ के चला गया, डब्ल्यूएचओ को क्रिटिसाइज करा, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में क्या क्या नहीं हुआ, हम कुछ कर ही नहीं पाए, राइट? बिकॉज हम कुछ है ही नहीं, हमारी कुछ पावर ही नहीं है, सच की बात तो यही है यूनाइटेड स्टेट्स के सामने, है ना। हाँ, हम ग्रुप में अगर आए तो यूनाइटेड स्टेट्स पे पावर और चैलेंज जरूर कर सकते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को फाइनली हटना ही पड़ा, राइट? उनकी पॉलिसीज जो थी वो एक्सेप्टेबल नहीं थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। We will not have the option of leaving the global village because this is the only world we know and the only village we have। तो यही हमारे पास विलेज है, और कोई जगह तो है नहीं जाने की। रेजिस्टेंस विल देन बी द ओनली ऑप्शन। हम सिर्फ रेजिस्ट कर सकते हैं कि आप ये सही नहीं कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये एक पॉइंट अभी की ट्रुथ है ना। ये वो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कह रही है। ऑल दिस साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ जेलेसी। ये हम दोस्तों को काफी सब कुछ जेलेसी लग रही है कि हम लगता है यूएस से बहुत ज्यादा जेलस है। व्हाट इज आवर प्रॉब्लम विद यूएस हेजेमनी? आप इसका आंसर दो, यूएस से हेजेमनी से प्रॉब्लम क्या है? आखिर यूएस अच्छे भी तो काम कर रहा है, राइट? नासा देखो कितना आगे, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देखो कितना आगे, बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारी प्रॉब्लम क्या है? जस्ट दैट वी वर नॉट बोर्न देयर और समथिंग एल्स? आप इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आखिर हमारी प्रॉब्लम क्या है यूएस से, राइट? हम क्या उससे जेलस हैं? क्या हमें बस यही प्रॉब्लम कि हम यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा नहीं हुए? एलन मस्क जैसा आदमी इंडिया में नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, क्या हमें जेलस है उनसे? हॉलीवुड बेटर है बॉलीवुड से, विदाउट एनी डाउट।
तो हम जेलस फील करते हैं कि हाँ वो हमसे बेटर है, हमसे बेटर क्यों है, राइट? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी हाउ यूएस हेजमनी कैन बी ओवर पावर। जैसे आर्ट्स के सेक्शंस में होता है, कोई एग्जैक्ट डेफिनेट आंसर नहीं मिलता, मल्टी डायमेंशनल आंसर मिलता है, और आपको भी ऐसे आंसर लिख के आना चाहिए। थैंक यू।